नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है सीएससी 2024 का। और हमारे साथ देवांश मोहन सर हैं जिनकी इस बार 228 रैंक आई है। तो इस वीडियो में हम सर की पूरी स्ट्रेटजी समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने उनकी जर्नी किस तरह की रही, स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करनी पड़ी, टोटल सारी बातों पर बढ़िया से सारी चीजों को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर, अपना कहाँ से हैं आप, कौन सा अटेम्प्ट है, रैंक कौन सी है इस बार, और पिछली बार भी क्या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? मेरा नाम है देवांश मोहन द्विवेदी, आपने जैसा बताया। प्रयागराज से हूँ, उत्तर प्रदेश के। और इस बार मेरी 228वीं रैंक है। लास्ट टाइम मेरी 333 रैंक थी। ओके 228 रैंक, 9 लाख, आई थिंक 9 लाख या 10 लाख बच्चे बैठते हैं। बिल्कुल। उसमें इस पोजीशन पे आना एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अलग से सोचना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और ऑब्वियसली आपने ऐसा किया होगा। आज मैं सिर्फ आपसे वो सारे टेक्निक्स, वो सारे तरीके जानना चाहता हूँ ताकि बच्चे उसे सुने और उसको यूज करके अपनी प्रिपरेशन में उसको ऐड ऑन कर सके। सर, आपने शुरुआत कैसे की? कब आपको लगा कि यूपीएससी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मन तो बचपन से ही हमें बताया जाता है कि कलेक्टर, डीएमएसपी तो एक बन जाता है। वो जिस जगह से मैं खास तौर से आता हूँ तो वहाँ तो ये एक किस्म की नेशनल हॉबी है यूपीएससी की तैयारी करना, यूपी, बिहार, इन सब रीजन्स में। तो बचपन से एक सिविल सर्विसेज की तरफ एक झुकाव, रुझान रहा है। बट इसका फाइनल डिसीजन मैंने कॉलेज में आकर के बनाया। जब मैं थर्ड ईयर में था, जब डिसाइड करना था कि करियर किस तरफ मोड़ना है, क्या किस तरफ जाना है, सिविल सर्विसेज के बारे में जब मैंने पढ़ा, एक लोगों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये करियर मेरे लिए सूटेड है। वहां पे डिसाइड की चीज। एक होता है ना, कभी हम किसी सेमिनार में गए या कुछ फंक्शन में गए, तो आईएएस आईपीएस आते हैं, कलेक्टर हुआ हो या कास्ट में भी हो, तो वो भी एक मोटिव है। बट आपने खुद से एनालाइज किया, आपने सोचा। सर, एकेडमी कैसी रही? आप 10th 12th कहाँ से किया आपने और कैसी परफॉर्मेंस रही थी? मैं प्रयागराज का हूँ। मैंने 10th 12th वहीं से किया था। एकेडमिकली मैं अच्छा स्टूडेंट था हमेशा से ही। 10th में 95% थे, 12th में भी ऑलमोस्ट 95% के आसपास थे। फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया, वही इलाहाबाद से ही किया, और फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, आपको एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं चीज को? देखिए, एकेडमिक्स यहाँ पे हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। बहुत से लोग होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, हमेशा चले आए होंगे, वो भी सर्विस में आपको मिलेंगे। बट बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ऑर्डिनरी होंगे, नॉर्मल 50-60% वाले भी अच्छी रैंक्स के साथ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ के आप कैसी मेहनत करते हैं, रिवॉर्ड उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है कि आप, एक और चीज है जो बहुत हमें कॉमन लग रही है आज के दिन में, कि इंजीनियर्स, मैंने अब जितनी जो रिलीज में मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं। और इससे क्या हो रहा है कि नॉन इंजीनियर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि यार ये एक एरिया था हमारे लिए, अब इसको भी इंजीनियर्स कैप्चर कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है? ये मेरी बात जो आपसे कह रहा हूँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसको कैसे देखते हैं? आपका नजरिया क्या इस बात में? देखिए, नो डाउट इंजीनियर्स तो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक ठाक नंबर में अच्छे खासे हो रहे हैं। बट आप देखें, अगर सारी रैंक्स उठा करके आप देखें तो आप देखिए कि डाइवर्सिटी है, हर बैकग्राउंड से व्यक्ति आ रहे हैं। तो उस तरह से कहना थोड़ा सा इस चीज को ठीक नहीं होगा कि इंजीनियर्स आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ये वाला दौर जो है, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स निकल करके आए, एक इंजीनियरिंग का बूम चलने लगा। तो फिर लोग वहां से जब डिससेटिस्फाइड होते थे तो उस तरफ आ जाते थे। तो बहुत सारे उसके कारण है कि क्यों इंजीनियर्स यहाँ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे क्यों लगता है, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, वो ये है कि अब जो यूपीएससी है वो पहले जैसा नहीं है। आपको बहुत ही स्मार्ट और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की। आप किसी से रिफ्रेंड कर रहे हैं, उसको कैसे लिख रहे हैं, वो एक तरीका, स्टाइल, टेक्निकली स्मार्टनेस होनी चाहिए। और इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। शायद एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आज कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। और वो पुराने जमाने में जो चीज़ होता है बच्चे वैसे तैयार, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो स्मार्ट बनना जरूरी है, साथ में साथ एनालिटिक। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के पास ये क्वालिटी होती है। कैसे देखते हैं चीज़ें? हाँ, एनालिसिस तो देखिए, क्योंकि जब आप मैथ्स लेते हैं, सारे सब एनालिटिकल तो वैसे देखिए हर सब्जेक्ट है। आप आर्ट्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी एनालिसिस होता है। बट इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपको कुछ एडवांटेज, जैसे कि हम एग्जाम देने के शुरू से आदी हो जाते हैं, और कॉलेज में कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट कैसे निकालना होता है, वो एक चीज जो जिज्ञासा होती है। अरे ये पढ़ जाए तो ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, है ना। तो उसका कोई एक कारण नहीं है क्यों इंजीनियर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे कारण है उसके, बहुत सारे रीजंस हैं। एक ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे रहते हैं वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से?
देखिए कोई भी विषय जब आप पढ़ रहे हैं उसको रटने से ज्यादा समझने की बहुत कोशिश बढ़िया, करिए। बहुत बढ़िया। और क्यूरियोसिटी मतलब देखिए हाउ व्हाई व्हेन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हमेशा पूछने पड़ेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़िए मत। आपने पढ़ा कि ये इस वजह से हुआ था, रट लिया और जाके गूगल पे लिख करके चले आए, उससे बेहतर है कि आप उसको समझने की कोशिश करें। हुआ क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, बाकी लोगों ने इसके ऊपर क्या कहा है, और एक अपना उस पर क्रक्स बनाने की कोशिश करें, अपना ओपिनियन बनाना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए देवान सर कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू की तो शुरुआत में कैसे कैसे आगे बढ़े? अटेम्प्ट, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब में क्या हुआ था, कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे, और कामयाबी नहीं मिली थी तो आपने ऑब्वियसली एनालिसिस किया होगा क्या कमियां रही, और उसको किस तरह से आपने पूरा किया, और इस बार आप 2028 रैंक आते हैं? देखिए पहली जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने कॉलेज के साथ साथ कॉलेज के साथ पहला अटेम्प्ट था नॉर्मल? हाँ, प्रिपरेशन नहीं थी, प्रीलिम्स प्रिपेयर्ड था तो प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस उस बार नहीं हुआ क्योंकि कोई गाइडेंस प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में बिकॉज ऑफ सीसाइड प्रीलिम्स नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने दिया उसमें 2023 वाला, उसमें मेरी 333 रैंक थी तो मुझे आईआरएस कस्टम्स अलॉट हुआ था। और ये 4th अटेम्प्ट जो है इसमें 228 आई है। अच्छा, मतलब ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं? जी जी, ये चीज मैं भूल गया था पूछना। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने अभी कहा कि एक आप सीसेट की वजह से छूट गया था जी, आप तो इंजीनियर्स हैं, हाँ। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए सीसैट का जो पेपर आ रहा है उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स अच्छी होना नहीं, वो स्ट्रेटेजी का पेपर है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आईआईटी से हैं, कैट उन्होंने क्रैक कर रखा है बट वो फिर भी नहीं निकल पा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी का एग्जामिनेशन है, इसमें आपको सब चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, सारी चीजों को आपको कैसे क्या पढ़ना है और एग्जाम हॉल में कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सबसे अच्छा मैटर करता है। तो आप किसी भी चीज को यहाँ हल्के में नहीं ले सकते, ये चीज सिखाती है ये फेलियर। और मैं चाहता हूँ कि आप हर बच्चा इस चीज से सीखे कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग है या आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के मत जाइए, जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे वही यूपीएससी आपको तोड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसे ये आप, चूंकि ये जर्नी रही है थोड़ी लंबी रही है और आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो आपने रिसोर्सेज का चयन जो करते हैं वो आपको पता है क्या करना है। हाँ। मैं चाहता हूँ जो नए बच्चे उनको बताइए कि रिसोर्सेज की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी वक्त बच्चे लगा देते हैं और तरह तरह की चीजें सामने आती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके हिसाब से रिसोर्सेज की बात करें, जीएस की हो, प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, हम जीएस के पेपर की बात करें ऑप्शनल पेपर, इसकी सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट तरीका? देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारे टॉपर जो है अपनी स्ट्रेटजीज ऑनलाइन डाल देते हैं। अगर कोई नया बच्चा जो शुरुआत कर रहा है उसको सिर्फ 2-4-5 टॉपर जो आपको लगता है कि आपके सिमिलर बैकग्राउंड, जैसे मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मैं 4 इंजीनियरिंग वाले टॉपर्स पकड़ूंगा जिन्होंने कॉलेज के दौरान प्रिपरेशन किया या बाद में किया हो, उनके रिसोर्सेज देखूंगा। तो कुछ कॉमन रिसोर्स होते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर आदमी पढ़ रहा है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम हर आदमी पढ़ रहा है, तो उन जो कॉमन चीजें हैं उन सबको निकाल करके मैं अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लूं, ये चीजें पढ़नी है। फिर अगर आपने एक बार रिसोर्स उठा लिया, डिसाइड कर लिया, तो उसको ट्रस्ट करिए, स्टिक हो जाना। हाँ, स्टिक हो जाना है। आपको रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अगर पॉलिटी के लिए एक किताब पढ़ रहे हैं, किसी ने अगले दिन बता के ये वाली किताब अच्छी, तो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी अच्छी है तो ये भी पढ़ लेंगे, तो वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम और एफर्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 20-22 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में आपको पढ़ने और साल भर में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो रिसोर्स कम रखिए, रिवाइज ज्यादा करिए और वैल्यूएडिशन करिए। रिवाइज ज्यादा कीजिए। रिसोर्सेज जैसे कि आपने कॉमन रिसोर्सेज जो है, आपने कुछ अलग रिसोर्सेज यूज की थी अपनी प्रिपरेशन? देखिए बेसिक रिसोर्सेज तो सबके सेम, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, सब कुछ। बस आपको जो आपको अलग बनाता है वो है आपका वैल्यू एडिशन। जैसे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूज आई है जो किसी सिलेबस के टॉपिक से रेजोनेट करे, आपने उठाया, उस एग्जाम्पल को अपने नोट्स में डाल दिया। अब जब उस एग्जाम्पल को आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो वो आपके आंसर्स को डिफरेंट बनाएगा। इस तरह से करके आप डिफरेंशिएट, बहुत खुद की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद का दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, हर एक चीज में क्रिएटिविटी जरूरी होती है। आपकी खुद की क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है आंसर राइटिंग के लिए, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे एड ऑन कर रहे हैं। ये चीज क्योंकि आप लोग मैच्योर्ड हो, आप ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, तो ये बताने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद समझदार हैं। बट एक चीज आपने बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि जितने भी टॉपर्स हैं उनकी जो है वो स्ट्रेटेजी जानिए, देखिए, और उनके मेन पॉइंट्स जो आपके हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया उस हिसाब से आपकी स्टडी फिट बैठ रही, उसको एज ए पॉइंटर बना के किया जा सकता है। थोड़ी इंजीनियरिंग तो अपनी लगानी पड़ेगी। सर ये बताइए, जैसे कि प्री में होता क्या है कि सभी बच्चे तैयार करते हैं, इतने बच्चे बैठते हैं, एक पूरे साल 2 साल का जर्नी होती है, सिर्फ 2 घंटे का वो जंग ही कह सकते हैं वहां,
उसकी तैयारी के लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्या करें कि वो 2 घंटे जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो हम जो तैयारी वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक होता है ना, हम घबरा जाते हैं, एक नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस। कुछ ऐसा तरीका बताइए जो हम आपको अपने आप को कूल काम कंपोज वहां रखें और परफॉर्म कर सकें। देखिए, प्रीलिम्स हमेशा गेम टेम्परामेंट का है। नॉलेज तो सबके पास टेम्परामेंट का है, बहुत पड़ा है। वहां जाकर के आप बैठ के 2 घंटे कैसे बिताते हैं उसके ऊपर है। कोई भी एग्जाम जब फॉर्मेट किया जाता है तो सर्विस की रिक्वायरमेंट से किया जाता है। कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, आपके सामने कोई आपदा आ गई और आप पैनिक कर जाए तो किस काम के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो आपको ये चीज अपनी आदत में डाल लेना है कि कोई भी चीज अपनी डेली लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, मैं उससे पैनिक नहीं होगा। जब आप इस चीज को साल भर पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, अपने ब्रेन में इस चीज को बैठा लेंगे कि मुझे वहां पे काम रहना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए मुझे काम रहना है, तो आप एक्चुअल डे पे भी काम रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं लगाना, मुझे मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो एक प्रैक्टिस का गेम है वो। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं उन चीजों के लिए। प्रैक्टिस जैसे मॉक वगैरह दे सकते हैं, उसका क्या फायदा होगा? मॉक का फायदा है, देखिए मॉक जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, कई बार क्या होता है हमने ये पढ़ा समझ लिया, बट जब हम सवाल लगाते हैं तो हम उस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते। मॉक आपका एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड डेवलप करता है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपको मॉक लगाने की जरूरत है। चलिए बताइए, इस प्रोसेस में आज की डेट में आप बताइए, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, इतने सारे, हालांकि आप तो सारे जगह कोचिंग है, सारी गाइडेंस चल रही है, आपको क्या लगता है इस प्रोसेस में क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए? क्या कोचिंग, ऑब्वियसली कोचिंग की जरूरत पड़ती है जिस सब्जेक्ट का आप, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। आपको क्या लगता है कि अगर कोई गाइड करने वाला हो, कोई मेंटर करने वाला हो, और थोड़ी सी थॉट प्रोसेस आपकी यूपीएससी की अच्छी हो, तो क्या कोचिंग की जरूरत है, या फिर वो मेंटरशिप और किसी गाइडेंस प्रोग्राम से आगे बढ़ सकते हैं आपकी? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है स्कूल में, अगर आपको लगता है मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी है, तब आपको फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है, प्रॉपर आपको फाउंडेशन कोर्स की जरूरत नहीं है। मेंटर की जरूरत आपको तब, जैसे मेंटर कोई भी हो सकता है आपके, अगर आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, उसके लिए आप मेंटर हो सकते हैं। कोई आपका दोस्त है जो ऑलरेडी सर्विस में, वो आपका मेंटर हो सकता है। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप किसी टीचर के पास जा सकते हैं मेंटरशिप के लिए। तो मेंटरशिप की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। अगर शायद वहां गाइडेंस होती तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाता। तो गाइडेंस का रोल बहुत जरूरी है, और आप मेंटर सिलेक्ट करिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा रिसर्च इस चीज में जरूर कर लीजिए, कौन व्यक्ति है जो अच्छे से गाइड कर सकता है। आप रियासत सर के गाइडेंस में रहे, हाँ, उनकी गाइडेंस में, उनके मेंटरशिप में कैसा आपको, क्या किस तरह से बेनिफिट मिली, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, और आपकी ओवरऑल जो यूपीएससी जर्नी थी उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आया उनकी गाइडेंस और मेंटरशिप में, अगर पाए तो? उन्होंने मुझे, मतलब मेंस के टाइम में उनके पास आया, क्योंकि मुझे मेंस अपने स्कोर्स इंप्रूव करने थे। तो उनके साथ बेनिफिट ये था कि बैठ करके कॉपी 1-on-1 चेक हो जाती है। मैं ऐसा ही आदमी चेक कर ढूंढ रहा था जो कि बैठ करके मुझे गलतियां मेरी गिना दे, इवैल्यूएट कर सके। तो ये अच्छा रोल था, और उनका थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अच्छा था जर्नी। तो थ्रू आउट आपकी इस जर्नी में हेल्प करते रहे? हाँ, कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक चाहिए, कहीं पे आप फंस रहे हैं, तो कॉल पे भी सर सॉल्व कर, कॉल पे भी सर अवेलेबल था इस अटेम्प्ट में, तो ठीक चल। मतलब रियासत सर की मेंटरशिप में आपको फायदा हुआ? हाँ, बिल्कुल। तो मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक सही है, तो एक गाइडेंस प्रॉपर ढंग से हो तो चीजों को आसान है। सर, मेंस की बात करेंगे, बिफोर वाइंडिंग दिस इंटरव्यू, मेंस मुझे लगता है प्री तो है ही है, बट मेंस इज अ गेम चेंजर। उसी से आपकी रिजल्ट बनी है, सारी चीजें रैंक वगैरह उसी से। सर, जीएस 1, 2, 3, 4 जो भी है, इसमें किन किन बातों को ध्यान दें, स्पेशली अगर हम टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे आंसर राइटिंग लिखें, आप जब पेपर एग्जामिनर के पास जाए तो वो कुछ देर के लिए रुक जाए आपके पास, क्योंकि इतने सारी चीजें उसमें रुक जाए, कुछ ऐसा दिखे आपके पेपर जिसमें उसको वाव फीलिंग आए। हम व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड पुट इन आंसर राइटिंग, कि एक आंसर राइटिंग बनाने के लिए, मजबूत आंसर राइटिंग जिसमें हाई मार्क्स हमें मिल सके, उसके लिए क्या तरीका, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो जो कला होनी चाहिए, द आर्ट ऑफ राइटिंग गुड आंसर राइटिंग, उसके बारे में बताइए। देखिए, गुड आंसर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मिसनॉमर है ये। आपको लिखना आंसर है, बाकियों से अच्छा लिखना है, दैट इज अ गुड आंसर। उसके लिए आपको क्वेश्चन की डिमांड पकड़नी है। मेन चीज ये है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसका आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज गांधी जी का क्या योगदान था भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आप अगर गोल मोल बातें करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, डिमांड है उसको सेटिस्फाई करेंगे, आपको नंबर मिलेगा। सेकंड चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा होगा, पढ़ने वाले के लिए आप जितना चीजों को इजी बना देंगे, वहां पे आपको नंबर थोड़े थोड़े अच्छे मिलेंगे। मेनली आंसर प्रेजेंटेशन में और क्या, मतलब एक फॉर्मेट जो होता है,
इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। आप देखिए आंसर अपनी राइटिंग को लेजिबल रखिए, पढ़ने वालों को कष्ट ना हो आपकी कॉपी पढ़ने में कि उसको इजी एक्सेस हो। एक एक शब्द समझना पड़ रहा है। कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा का यूज करना, अंडरलाइनिंग करना इंपॉर्टेंट चीजों को, तो ये चीजें आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाते हैं। कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना, बहुत बढ़िया। क्या बुलेट पॉइंट या पैराग्राफ यूज करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, और क्या देखिए कहीं आप जैसे एथिक्स का सब्जेक्ट टॉपिक है तो वहां पे आप लिख सकते हैं पैराग्राफ्स में, या कुछ एक आध दो आंसर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बट मोस्टली बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना ज्यादा बेहतर होता है। सर फैमिली में कौन है आपके, और कैसे कैसे बताइए इसमें? फैमिली में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। और मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और मेरी एक यंगर सिस्टर है। रिजल्ट के बाद मतलब एक तो अपनी डिसीजन थी आपकी सिविल सर्विस, इसके अलावा मम्मी पापा में कोई थे कि हाँ मेरा बेटा सिविल सर्विस करे? देखिए हाँ, मैंने जैसे बोला ना, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे एक बार तो सपना आदमी देखता ही है। यूपी बिहार में तो है कि थोड़ा सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उन लोगों का भी एक सपना था, उन लोगों को भी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उन लोगों की, और उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा। मेरे फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे, जैसे सबके ही फादर मदर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, उन्होंने भी किया, तो अच्छा लगा। और घर में किस तरह का सपोर्ट रहा इस चीज के लिए? फाइनेंशियली कोई दिक्कतें हुई, या फिर कोचिंग में कहीं पे कोई दिक्कत हुई आपको? इस ओवरऑल जर्नी में कहाँ स्ट्रगल करना पड़ा है, कैसे फेज होता? देखिए स्ट्रगल्स तो बहुत सारे आते हैं, कुछ मेंटल होते हैं, कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होते हैं, बट वही जैसे मैंने बोला ना कि हर फादर मदर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करता है, तो मेरे फादर मदर ने कभी उस चीज की कमी महसूस नहीं होती। एक होता है ना सर कि आप प्रिपरेशन करो, सक्सेस नहीं मिल रही है, लोग कहना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ था? लोगों को पता था कि आप यूसी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, लोगों को पता था, लोग बोलते थे। प्रेशर तो होगा आपके ऊपर मतलब चीजों को, बट मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा कुछ नहीं होगा तो मैं हूँ, अगर तुमको किसी को जवाब नहीं देना है, तुम मेरे सिर्फ जवाब दे मेरे प्रति, बाकी कोई कुछ कह रहा है उस पर आप ध्यान मत दो। मुझे लगता है सर कि अगर इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट आप रहे, परसिवरेंस रहे, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कामयाबी 100% मिलेगी। कैसे देखते हैं इस चीज को? बिल्कुल, अगर आप ईमानदार हैं, मेहनत प्रॉपर्ली कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप काम रहते हैं, परसिवियर करते हैं, फेलियर से बहुत ज्यादा घबराते नहीं है, तो आप डेफिनेटली सक्सेस। आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया के दिखावे के लिए, खुद के लिए। सर ये अब लास्ट में इसको वाइंड अप करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि 25 मई को प्री है, और शायद आपने भी फॉर्म भरा होगा, तो चूंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 2-3 प्री एंड ऑल दैट, और कई बार प्री आपने क्लियर भी किया है, कैसा लगता है सर इस बार जो प्री होने वाला है? अभी बचे वक्त में स्टूडेंट पे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और इस वक्त उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए इस समय स्ट्रेटेजी जो मेन है कि आपको पीवाईक्यू फोकस करना है, रिवीजन करने पे ज्यादा फोकस करना है, और बहुत ज्यादा नई चीजें आपको नहीं पढ़नी। जो आपने पहले पढ़ा है उस पर स्टिक करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कॉन्फिडेंट रहिए अपनी तैयारी में। चलिए दीवान सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो भी आपको मिलेगी जिम्मेदारियां, मुझे पता है, वो देख के आपकी पर्सनालिटी लग रहा है कि उसको बाखूबी निभाएंगे। थैंक यू, और अपने प्रदेश का, प्रयागराज का, फैमिली का और इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक्स।